नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिर सुमन। और आज पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से बड़ौदा की बात होगी। बड़ौदा के रण में हम आपको आज बताएंगे कुछ बयानात जिनके इर्द गिर्द चर्चा पूरी तरीके से घूमेगी। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। बड़ौदा के रण में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। वहां उन्होंने गठबंधन के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के तरफ से वोट की अपील की और कहा कि योगेश्वर दत्त को अगर आप जिता करके भेजते हैं तो बड़ौदा का काफी विकास होगा। एक ऐसी सीट है, अगर हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो आज 57 से 58 हो जाएगा। कांग्रेस का जीतेगा तो 30 से पहले की तरह 31 हो जाएंगे। और तो और वो एक एमएलए वाला विधायक दल भी पूरा है, वो भी कह रहे हम जीत के सरकार गिर देंगे। कह रहे नहीं कह रहे, तो पूछनिया हो, एक के साथ एक जोड़ दोगे तो भी 11 हो जाएगा। और उसके अंदर भी राज तो फिर भी निकला। मगर अगर विकास चाहते हो, अगर बदलाव चाहते तो 4 साल के लिए अपना वोट खराब ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यानी कि योगेश्वर दत्त को जिता के भेजा तो 57 से 58 हो जाएगा गठबंधन का आंकड़ा। अगर आपने कांग्रेस को जिताया तो वो 30 से वापस 31 पर आ जाएंगे। और अगर आपने एक एमएलए वाली पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ इशारा था कि अगर उसको भी आपने जिता दिया तो एक दो की जगह 11 भी मान लें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर विकास चाहते हैं तो अगले 4 साल के लिए अपना वोट खराब मत कीजिएगा। यानी कि दुष्यंत ने कह दिया कि योगेश्वर को जिताइए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं कि ये विकास की लड़ाई है, कांग्रेस ये कहती है परिवर्तन की लड़ाई है। और तीसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ना सरकार को कोई एक खास फर्क पड़ेगा इस एक सीट से, ना कांग्रेस को और ना ही इनेलो को। लेकिन अगर विकास चाहते हैं तो 4 साल के लिए अपना वोट खराब मत कीजिए। ये एक बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी बयान के इर्द गिर्द आज पॉलिटिकल पंचायत में तमाम खास मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से सुनाते हैं दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। एक ऐसी सीट है, अगर हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो आज 57 से 58 हो जाएगा। कांग्रेस का जीतेगा तो 30 से पहले की तरह 31 हो जाएंगे। और तो और वो एक एमएलए वाला विधायक दल भी पूरा है, वो भी कह रहे हम जीत के सरकार गिर देंगे। कह रहे नहीं कह रहे, तो पूछनिया हो, एक के साथ एक जोड़ दोगे तो भी 11 हो जाएगा। और उसके अंदर भी राज तो फिर भी निकला। मगर अगर विकास चाहते हो, अगर बदलाव चाहते तो 4 साल के लिए अपना वोट खराब ना करें। चलिए अब मिलवाते हैं पॉलिटिकल पंचायत के खास मेहमानों से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उसके साथ साथ संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, शुरुआत आप ही से करता हूँ जी। दुष्यंत चौटाला स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की इस गठबंधन सरकार को फर्क बस इतना पड़ेगा कि 57 से 58 हो जाएंगे। कांग्रेस 31 थी लेकिन निधन के बाद 30 हुई और यहाँ से जीत जाएगी तो फिर 31 हो जाएगी। इनेलो वाले एक से एक जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएंगे। बहुत से बहुत फर्क किसी को कुछ खास पड़ने वाला नहीं है, इसलिए 4 साल के लिए अपना वोट खराब मत कीजिएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव है, विकास की बयार के लिए चुनाव है। हुड्डा साहब ये कहते हैं कि ये परिवर्तन के लिए चुनाव है। डिप्टी सीएम कुछ और ही कहते हैं कि कुछ खास है नहीं इस सीट में। देखिए साकेत, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इस चुनाव में आपको याद होगा परसों भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने तब भी ये बात कही थी कि कौन जीत रहा है कौन हारता है
राजनीतिक रूप से इस बात का सरकार पे और राजनीतिक पे कोई ज्यादा असर नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि विपक्षी दल जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं वो जनता को कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं दे सकते कि वो बड़ौदा के अंदर क्या करेंगे। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार चुनाव प्रचार में एक बार भी जनता के सामने ये बात रखी कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया तो वो बड़ौदा के लिए क्या करेंगे? क्योंकि वो ये बात रख ही नहीं सकते। विकास करेगी सरकार और सरकार है भारतीय जनता पार्टी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहे हैं कि महम की तरह हो जाएगा, 85 सीटों वाली सरकार भी गिर गई थी। ऐसा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल बड़ौदा की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो पिछले 15 सालों से लगातार करते रहे हैं। सच्चाई आप भी जानते हैं साकेत, सच्चाई मैं भी जानता हूं और यहाँ जो प्रवक्ता पैनल में वो भी जानते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के नेता या तो अपने कार्यकर्ता को मोबिलाइज रखने के लिए या जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। जिस तरह के बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे रहे हैं, क्या होना ये नहीं चाहिए था कि वो कोई विकास की बात करते, अपने समय में क्या किया उसकी चर्चा कर लेते, और आने वाले समय में वो कुछ कर नहीं सकते तो मैं मानता हूं वो चर्चा वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है भी नहीं। विकास तो सरकार ने करना है। इसीलिए हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में बड़ौदा में जो काम किए उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और गठबंधन सरकार 1 साल और आने वाले 4 साल में बड़ौदा के लिए क्या ब्लूप्रिंट है वो जनता के सामने रख रहे हैं। और वो जनता के सामने जो ब्लूप्रिंट रखा जा रहा है, चाहे उसमें आईएनटी की बात करें, चाहे उसके अंदर रोजगार और राइस मिल की बात करें, वो उस ब्लूप्रिंट के साथ बड़ौदा की जनता जाएगी, ये हम पूरे दावे से कह सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, वो मैं संजीव भारद्वाज जी से पूछने के बाद आपसे पूछूंगा। संजीव जी, सवाल अब ये है कि परिवर्तन की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि महम वाला इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, 85 सीटों वाली सरकार गिर गई थी और यहाँ से बड़ौदा से भी लगभग ऐसा ही कुछ होगा। इसके पीछे की वजह क्या है संजीव जी? जी, मैं आपके माध्यम से जनता की शिकायत बताऊं। जैसे कि मेरे भाई परवीन अत्री जी ने कहा कि, और दुष्यंत जी का भी मैं सुन रहा था आपके टीवी चैनल पे ही, कि यदि अगर विकास चाहते हैं तो ये सरेआम डेमोक्रेटिक सेटअप में जिस सरकार को अभी 4 साल और रहना है, सरेआम धमकी दे रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं। अब तक जो इन्होंने कार्य किए हैं, कोई वर्ग इन्होंने अछूता नहीं छोड़ा, सबका जीना दुर्भर कर रखा है और सरेआम ये धमकी दे रहे हैं। अगर विकास चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूं सत्तारूढ़ पार्टी से कि आप ये बताएं, विकास करना, जब आप 90 की 90 सीटों पे कह रहे हैं कि भाई 90 के 90 विधानसभा हलकों में हम समान विकास करेंगे, और फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इसके जीतने ना जीतने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वहां लड़े क्यों और धमकी क्यों दे रहे हैं लोगों को कि भाई विकास चाहते हैं तो वोट दे, विकास नहीं चाहते तो कांग्रेस को दे दे। मेरे को ये बात पूरी तौर से समझ नहीं आई और ना ही शायद जनता को समझ में आई होगी। विकास तो इनकी ड्यूटी है, ये 4 साल सरकार में अभी और है, तो एज चीफ मिनिस्टर इनकी ड्यूटी है, डिप्टी सीएम इनकी ड्यूटी है दुष्यंत जी की, जो सरेआम खड़े होकर स्पीच ले रहे हैं। कितनी गलत बात है ये। ठीक है संजीव जी, ये सवाल का जवाब देंगे बोल रहा है प्रवीण अत्री जी से, लेकिन उससे पहले एक बार जरा ओंकार जी के पास चलते हैं। दिखा देंगे। ठीक है, ओंकार जी के पास चलते हैं एक बार। ओंकार जी, स्वागत है आपका। ओंकार जी, अब सवाल ये है कि आपके 1 एमएलए हैं, इस सीट को जीत जाएंगे, आपके 2 एमएलए हो जाएंगे, जनता को क्या इससे फायदा होगा? बड़ौदा निवासियों को इससे क्या फायदा होगा? क्यों बड़ौदा के निवासी, क्यों बड़ौदा के मतदाता आपके साथ जाएंगे जब उनको दिख रहा है कि आपको वोट करके आपके कैंडिडेट को जिता के उनका कोई फायदा नहीं है? मैं वैसे आपको बताना चाहूंगा कि ये सीट एक मैसेज देने वाली सीट है। पूरे देश और प्रदेश में इसका मैसेज जाएगा कि यहाँ की जनता, यहाँ का किसान कृषि बिलों के साथ है, तानाशाह सरकार के साथ है या कृषि बिलों के विरोध में है। और दूसरा, जहाँ तक एक सीट की बात है, भाई अभय सिंह चौटाला जी की जो प्रणाली है वो सारे हरियाणा ने देख लिया है।
एक सीट के होते हुए भी उन्होंने सड़क से लेके विधानसभा तक हर एक मुद्दे को बड़ी संजीदगी से उठाया है, भले वो किसान का मुद्दा हो, व्यापारी का मुद्दा हो, कर्मचारी का मुद्दा हो या कमीरे वर्ग का मुद्दा हो या लॉकडाउन के अंदर किसान वर्ग की हेल्प करने की बात हो। तो एक सीट की बात नहीं है, एक और एक दो होने की बात नहीं है, एक और एक दो होते ही पूरे हरियाणा में एक मैसेज जाएगा कि ये सरकार जिससे आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और विश्वसनीयता तो सब सच में खो चुकी है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल दिखा के जनता को बरगला रहे हैं। ये कहते हैं बीजेपी को पिछली बार में इतनी वोट आई थी, जेजेपी को इतनी वोट आई थी। और मैं अपने भाई प्रवीण अत्रे जी को बताना चाहूंगा, जो जेजेपी ने 32,600 वोट ली थी वो कांग्रेस की वोट नहीं ली थी, वो बीजेपी की नहीं ली थी, वो इनेलो का कैडर वोट था जो बीजेपी के विरोध में प्राप्त किया जाता। आज उस वोट को ही अपने खाते में गिन रहे हैं। मैं वहीं पे विधानसभा बड़ौदा में ड्यूटी पे भी हूँ, जहाँ पे पता लगता कि जो जेजेपी का वर्कर इनेलो से बरगला कर चला गया था, आज वो पूरी तरह से रुष्ट है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी जो चुनाव के टाइम में कह रहे थे कि बिहार तो खट्टर का और फोटो मोदी की, और जाके उन्हीं की गोद में बैठ गए। ये गठबंधन नहीं, ये तो एक ठग बंधन है, ये एक उस वक्त का समझौता है। क्योंकि अगर ये ना करते तो ये सारे के सारे इनके एमएलए जैसे कुलदीप बिश्नोई के एमएलए चले गए थे, वैसे इनके एमएलए भी चले जाते। नहीं, ये तो बात की बात है ओंकार जी कि लोगों को क्या होता क्या नहीं होता। और अब जनता अब तो सवाल ये है कि क्या है और क्या नहीं है। प्रवीण अत्रे जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है संजीव जी की तरफ से, ओंकार जी की तरफ से भी, उसका जवाब चाहूंगा मैं। हैरान हूँ, जब से चर्चा शुरू हुई क्या मैंने एक बार भी जेजेपी या जेजेपी के वोट बैंक के बारे में कोई बात शुरू की कही अभी तक? मैंने तो कोई बात नहीं कही थी अभी तक। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता पता नहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित क्यों है, जो बात यहाँ चर्चा में अभी तक बोली भी नहीं। आप जो आंकड़ों का चर्चा करने वाले वही जिसको कहते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। हालांकि मैं इनको कई बार समझाता हूँ कि आप बजाय पूर्वा से ग्रह से ग्रसित होकर चर्चा करने के अपनी चर्चा को सार्थक बनाने की कोशिश किया कीजिए। लेकिन देखिए आधे घंटे का प्रोग्राम है, हमारे को कोई जरूरत नहीं है इसमें ऊपर कोई कमेंट करो। अरे बीच में मत बोला करो भाई, आप अपनी समझ अपने पास रखिए। आयु हो गई, इतने मैच्योर हो गए हो, कम से कम आराम से चर्चा करो। आप उन बातों की चर्चा नहीं। अरे सुनिए भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ओंकार जी सुन लीजिए, आप इतने बात करता हूँ कांग्रेस के मित्र की। देखिए कांग्रेस के मित्र क्या कहते हैं, कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि ये सरकार समान विकास की बात करती है। बिल्कुल करते हैं। आपको याद होगा जैसे ही सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा हर विधानसभा क्षेत्र के लिए, हर विधायक के लिए सरकार बनते ही 5-5 करोड़ रुपए की राशि आप प्रपोजल लेके आइए और 5 करोड़ रुपए अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास पे खर्चिए। ये सभी विधायकों के लिए जारी किया था, 90 के 90 विधायकों के लिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये ज्ञान आ ही गया था संजीव जी, तो आपने क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को ये ज्ञान दे दिया? क्यों ऐसी नौबत रही कि कुमारी शैलजा मेंबर पार्लियामेंट अंबाला होते हुए लगातार इस बात को रोती रही कि हुड्डा साहब मेरे क्षेत्र में काम नहीं करने दे रहे? आपको याद होगा संजीव जी, नेशनल हाईवे 73 लगातार 8 साल हुड्डा ने बनने नहीं दिया क्योंकि शैलजा जी को क्रेडिट ना मिल जाए, वो हमारी सरकार ने आके बनाया। आपको याद होगा अंबाला का IMT बनने नहीं दिया हुड्डा साहब ने, तुम्हारी शैलजा को क्रेडिट ना मिल जाए। ये आपकी सरकार में होता था। हम तो समान विकास की बात करते हैं। हमारा केवल ये कहना है कि 4 साल गठबंधन सरकार अभी हरियाणा में है, बड़ौदा की जनता को विकास के साथ जाएगी क्योंकि बड़ौदा की जनता भी विकास चाहती है। बड़ौदा की जनता अगर योगेश्वर को नहीं जिताती है तो क्या बड़ौदा का विकास नहीं होगा? प्रवीण अत्रे जी नहीं, देखिए साकिब, इस बात को भी समझिए। जो प्रदेश स्तर पे विकास होता है वो तो लगातार हो रहा है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पे जो एक नुमाइंदा अपने क्षेत्र की समस्याओं को देख के उनका समाधान करवाता है, इसीलिए तो MLA चुनते हैं हम विधायक चुनते किस लिए? विधायक तो ये होता है, हमारा प्रतिनिधि ये होता है कि वो हमारी समस्याओं प्रवीण अत्रे जी एक चीज और बता दीजिए, सरकार की जानकारी में लेके आए, एक चीज और बता दीजिए, एक चीज और बता दीजिए प्रवीण अत्रे जी, एक चीज और, उसके बाद संजीव जी के पास जाऊंगा। एक सवाल हो, अगर कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीत जाता है और उसके बाद स्थानीय कोई समस्या आएगी और वो जाएंगे सरकार के पास कि ये समस्या है मुख्यमंत्री जी, इसको दुरुस्त कर दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो कांग्रेस का विधायक है। अब मैं आपको इसको भी उदाहरण देके समझाता हूँ। इसी बड़ौदा से श्री कृष्ण हुड्डा जी विधायक थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। श्री कृष्ण हुड्डा जी बतौर विधायक एक बार भी मुख्यमंत्री जी के पास अपने इलाके की समस्या को लेकर नहीं गए। उसकी वजह थी
क्योंकि श्री कृष्ण हुड्डा जी को वोट मिलते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चौधर के नाम पे, और श्री कृष्ण हुड्डा जी जो है उनका राजनीति नहीं, सवाल तो मैंने ये पूछा ही नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंदुराज नरवाल अगर जीत जाते हैं, वो आते हैं मुख्यमंत्री के पास, या इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी जीत जाते हैं, वो आते हैं मुख्यमंत्री के पास और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ये दिक्कत है, ये समस्या है, तो उसका समाधान होगा कि नहीं होगा? देखिए, जो विधायक अपनी समस्या लेके मुख्यमंत्री जी के पास आता है, मुख्यमंत्री जी उसका समाधान करते हैं, लेकिन आप एक पहलू को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे साके। नहीं तो फिर प्रवीण अत्रेय जी, अगर उस समस्या का समाधान तब भी मुख्यमंत्री करेंगे तो इसका मतलब ये है कि किसी का भी वोट जाया नहीं होगा, जो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि वोट बेकार नहीं होगा। अगर कांग्रेस का भी विधायक होता है, इनेलो का भी विधायक होता है और वो मुख्यमंत्री के पास जाता है तो मुख्यमंत्री काम करेंगे। और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश में जो प्रदेश में नहीं, आप सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए एक बार प्रवीण अत्रेय जी, फिर मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, आप मेरी एक बार बात सुनिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस और विधायक या इनेलो का विधायक जाता है, मुख्यमंत्री काम करवा देते हैं, और आप कह रहे हैं कि जो डेली रूटीन में प्रदेश का विकास होता है उसमें भी बड़ौदा अछूता नहीं रहेगा, यानी बड़ौदा के मतदाता किसी को भी वोट दें, वोट बेकार नहीं होगा। नहीं। अरे साकेत जी, वही तो कह रहा हूँ, एक पक्ष को आप पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। उदाहरण के देके समझा रहा हूँ, जो भैंसवाल गांव के अंदर कॉलेज बनाने की बात थी, हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, श्री कृष्ण हुड्डा जी यहाँ से विधायक रहे, क्यों नहीं बन गया वो? क्यों हमारी सरकार ने यहाँ से बनाया? उसकी वजह बताता हूँ। अगर इंदुराज भालू जैसा पिछले विधायक ने किया वैसा ही अभी के विधायक करेंगे, ये जरूरी है क्या प्रवीण अत्रेय जी? सुन तो लीजिए प्रभु, अगर इंदुराज भालू जैसा व्यक्ति जो नौकरी के नाम पे पैसे ले लेता है, पंचायत होती है उसमें गोली चला देता है, आप उससे उम्मीद करेंगे तो विकास करवाएगा? आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? संजीव भारद्वाज काउंटर, और उसकी जगह क्या करेगा? संजीव भारद्वाज का काउंटर। बातों को, धमकियों को मोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताएं, एक सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस का मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, और हम लोगों को पूर्ण भरोसा है बड़ौदा की जनता पे कि जनता जो इनसे लिया है इनको सूद समेत वापस देगी। आप 10 तारीख को देखेंगे जिस तरह से ये स्टेजों पे खड़े होकर इनके नेतागण बिल्कुल सरेआम धमकियां दे रहे हैं कि अगर विकास चाहते हैं तो आप हमें वोट दीजिए। मैं इनसे बार बार यही कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस का या कोई दूसरी विपक्षी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है तो ये विकास नहीं करेंगे, इस बात को घुमा रहे हैं। दूसरी बात, मेरे भाई ने ये बात कही पड़ जाएगा, दुष्यंत जी ने भी कहा कि 57 की 58 हो जाएंगी, 30 की 31 हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। जो ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हैं, पहले भ्रम फैलाया 75 पार 75 पार 75, अब भ्रम फैला रहे हैं कि यहाँ जीतेंगे, विकास करेंगे। 6 साल में तो कोई विकास करा नहीं। आज भी 6 साल 1 महीने बाद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी नेताओं में फूट डालने की सिर्फ इनकी पॉलिसी है, या कांग्रेस को बदनाम करने की या विपक्षी नेताओं को बदनाम करने की पॉलिसी है। इसके अलावा इनके पास 6 साल के अंदर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कानून, अब ये देखें, काले कानून को भी सफेद बता के ये पेश कर रहे हैं। संजीव जी, सड़कों पे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। अब ये आम आदमी भी देखना आप, संजीव जी, इस तरह से रेट बढ़ रहे हैं हर चीज के। आप साकेत जी, आप देखना, जनता देखेगी और इनको ऐसा जवाब देगी। एक बात बताइए, सारे सड़कों पे संजीव जी एक बात बताइए, लेकिन बावजूद संजीव जी एक बात बताइए, मैं इनका एक बात जानना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पे प्रवीण भाई का प्रवीण जी संजीव जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल में कांग्रेस में फूट डालने की पॉलिसी के तहत काम किया। तस्वीरें जो आती है ना नजर, संजीव जी, मुझे लगता है कि अगर बीजेपी की ये पॉलिसी है तो बीजेपी कामयाब हो गई। दीपेंद्र हुड्डा के मंच से प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को किस तरीके से उतरना पड़ता है, ये तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। तब तो भारतीय जनता पार्टी कामयाब है अपनी पॉलिसी में। साकेत जी, मैं आपको बताऊं, नेता ही नेताओं की बेइज्जती करते हैं। अब
ही देखिए प्रवीण भाई, अभी ये भी बीजेपी की पॉलिसी थी क्या? मार के उतार देते हैं। संजीव भारद्वाज जी, ये भी बीजेपी की पॉलिसी थी कि दीपेंद्र हुड्डा के मन से कुमारी सैलजा को इस तरीके से हटा दिया जाए? बीच में नहीं बोलता, 2 मिनट दीजिए बस जी। मैं ये कह रहा हूँ साकेत जी, ये पॉलिसी जिस तरह से इन्होंने करा, बार बार बुराई करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, शायद अब ये बंद हो गई है। बड़ौदा का इलेक्शन इस बात का सवाल तो कुछ और ही है संजीव जी। संजीव जी, सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि दीपेंद्र हुड्डा के मंच से कुमारी सैलजा को इस तरीके से हटना पड़ा या हटाया गया, क्या ये भी बीजेपी की पॉलिसी थी? ऐसा साकेत जी, इनके कथनानुसार ये बातें हैं। हर पार्टी के अंदर अरे तो वीडियो आई हुई है, कथनानुसार नहीं है संजीव भाई, वो वीडियो है, कथनानुसार नहीं है। वो वीडियो आई हुई है, वीडियो है। कहाँ वीडियो आ गई? मैं आपको भेज देता हूँ। साकेत जी यही चला के दिखा दो, इनको विश्वास हो जाएगा। परवीन भाई, इस बात से वोटर के यहाँ कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कांग्रेस एक अच्छे उम्मीदवार को आगे करके लड़ रही है। यहाँ सवाल ये नहीं है कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ सवाल ये है कि एक महिला जो दलित समाज की है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। यहाँ सवाल ये है भाई, एक महिला है और वो दलित समाज में है, उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनको धक्के मार रहे हो, ये ज्यादा बड़ा विषय है। आप ये बात समझिए। और आपकी तो नेता है वो संजीव भाई, वो आपकी नेता है, कम से कम उनके समर्थन में तो बोलिए। आप हमारी बारी में आप उनके समर्थन में बोलिए। आप ये देखे, आप अपना विकास गिनवाए प्लीज। आप अपना 6 साल में आपने वहाँ बड़ौदा में क्या किया है लोगों को? यही संजीव भाई, यही है आपने जो बात कही ना कि जनता सूत में वापिस करेगी। अगर आपकी बात सही है तो साहब आप आपकी जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि हमने जो किया है जनता उसको जब सूत समेत वापिस करेगी तो कांग्रेस की जमानत भी नहीं बचेगी। ठीक है, जरा बात को समझिए। इनेलो के पास चलते हैं, ओमकार जी के पास चलते हैं। ऐसा कुछ ओमकार जी, मौजूदा स्थिति में इनेलो कहाँ है? इस बड़ौदा के रन में इनेलो कहाँ है ओमकार जी? देने वाली है 3 तारीख को। सबसे पहले तो मैं अपने भाई परवीन अत्री को ये बताना चाहूंगा कि इनके सारे नेता घमंड से भरे हुए हैं और स्टेज के ऊपर चढ़ के जनता को खुला चैलेंज करते हैं। अगर इनमें इतना ही घमंड है, इतना ही इनको अपना विश्वास है, तो एक बार बिना सिक्योरिटी के जरा बड़ौदा में चले जाओ, इनके मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। अरे इतनी तो सिक्योरिटी लेके जाते हैं, बिना सिक्योरिटी के एक बार चले गए, इनको आतंकवाद का भाव वहाँ की जनता बता देगी। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि बड़ौदा को जनता काम और विकास दोनों के नाम पे वोट देगी। मेरे भाई परवीन अत्री जी, एक काम तो बता दें, मेरी बात पूरी हो सकती है, फिर बोल दें। एक बात मेरी पूरी होने दो, सिक्योरिटी एक बात मेरी तो बता दो, प्रोटोकॉल को छोड़ के एक बार वहाँ घुस के तो दिखा दो। आपको दिन में तारे दिखा देगी जनता। और दूसरा, विकास के नाम पे आप वोट मांगते हो, एक काम तो कोई बता दो जिससे रोजगार मिला हो। और मैं भाई एक एक करके अगर बोले तो समझ आएगा जी। भाई आप प्लीज बीच में ना बोले। अनाज मंडी लगाई, परवीन भाई आप बीच में ना बोले प्लीज। दूसरे का टाइम खराब करते हैं और दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। इतने समझदार नहीं हो आप, इतने समझदार तो पार्टियां ना बदलते, आप अपनी समझ अपने पास ही रखिए। ठीक है ओमकार जी बोलिए, ओमकार जी बोलिए। करते हो विकास की, बड़ौदा की जनता को विकास के मतलब है क्या दिया आपने आज तक उनको? 6 साल से सरकार तो अपनी है, एक काम बता दीजिए जिससे उनको रोजगार मिला। जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। कोई एक काम तो बताइए, आपको जनता इस वक्त सबक सिखाएगी। ठीक है, जरा ओमकार जी आपके इस सवाल को लेकर के चलते हैं प्रवीण अत्रे जी के पास। ओमकार जी एक सेकंड, अत्रे जी जरा बताइए 6 साल में क्या किया? एक काम बताइए भाई, मैं आपको हालांकि कई बार बता चुका हूं लेकिन दोबारा रिपीट करता हूं और मैं सेक्टर वाइज बात करूंगा। सबसे पहले मैंने जो हमेशा कहा, क्योंकि वो बड़ौदा की जनता की बहुत बड़ी समस्या थी पानी, पीने का पानी, जिसके लिए कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है जो वहां पे नलकूप लगाती है, बूस्टिंग स्टेशन बनाती है, जिससे कि लोगों को पीने का पानी मिले। अगर आप कहे तो नंबर भी बता दूंगा प्रभु कि कितने बूस्टिंग स्टेशन लगे, कितने 14 नलकूप, 8 बूस्टिंग स्टेशन। उसके बाद समस्या थी वहां पे जो बिजली की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, किसान बहुत आयात के अंदर है, पर्याप्त बिजली मिलना बहुत जरूरी है। ये सरकार थी जिसने इस समस्या को आते ही एड्रेस किया। वहां पे 1014 नए ट्रांसफार्मर लगाए और 239 किलोमीटर लंबी बिजली की लाइनें बिछाई, 3 नए सबस्टेशन लगाए। अब सुनिए, सुन लीजिए, मुझे पता आपको तकलीफ होने वाली है।
तो शिक्षा है, शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये सरकार है जिसने आते ही शिक्षा क्षेत्र पे ध्यान दिया। रोज नए स्कूल उस क्षेत्र के अंदर इस सरकार ने बनाए। कॉलेज बहुत बड़ी समस्या थी, गोहाना जाना पड़ता था बच्चों को, इसलिए वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज, जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना, ये सारे काम जो है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अटल सेवा केंद्र खोलने की बात हो, चाहे वो गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की बात हो, चाहे गांव सचिवालय बनाने की बात हो, सड़कें बनाना, मार्केटिंग बोर्ड के थ्रू सड़कें बनाई, PWD के थ्रू सड़कें बनाई, ये सारी चीजें मैं पहले भी करवा चुका हूं। लेकिन एक बात कहूंगा, देखिए यहाँ पे बैठ के हो जा रहा है साकिब, ये INLD के मित्र कह रहे हैं कि साहब अपने नेताओं को कहो बिना सुरक्षा के चले जाएं। मतलब जिनको सरकार के नियम अनुसार, प्रोटोकॉल अनुसार सुरक्षा मिली हुई है, वो तो बिना सुरक्षा के चले जाए। लेकिन ये लोग जिनको नियम अनुसार मात्र 2 गनमैन मिले हुए हैं, वो 12 गनमैन को लेके जाते हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर हमारे मंत्री जिनको प्रोटोकॉल में सुरक्षा मिली है, उनको कहते हैं आप बिना सुरक्षा के जाओ। अरे साहब आप अपने 12 गनमैन छोड़ दो, आपको तो कायदे अनुसार 2 ही मिले हैं ना, आप 12 क्यों लेके चलते हो? आप क्यों नहीं छोड़ देते? किस तरह की तर्क करते हो भाई? तर्क करने से पहले सोच तो लिया करो कि आप क्या तर्क कर रहे हो, किस तरह की बहस कर रहे हो। आपने अगर कोई काम किया होता, आप एक बात कीजिए, आप आत्म मंथन क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं विश्लेषण करते कि आप लोगों को बड़ौदा की जनता ने इतनी बुरी तरह क्यों नकार दिया? बेहतर होता है आप आत्म मंथन करो, आत्म मंथन करके इस बात को जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्या हुआ कि बड़ौदा की जनता ने हमें ऐसे नकार दिया, उसका आत्म मंथन करो। लेकिन वो नहीं करेंगे, बड़ौदा की जनता पूर्वाग्रह से ग्रसित चर्चा करेंगे, केवल आरोप लगाने की कोशिश चलिए ठीक है, ऐसे नहीं चला करता ओंकार जी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल पंचायत में हमारे साथ शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगले आने वाले कुछ दिनों तक ये बहस इसी तरीके से जारी रहेगी। हर राजनीतिक दल का ये दावा होगा कि उसने बड़ौदा के लिए बहुत कुछ किया है। तमाम राजनीतिक दल ये चाहेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनका प्रत्याशी ही सबसे बेहतर प्रत्याशी है, उनके प्रत्याशी के आगे कोई टिकता नहीं है, किसी की छवि अच्छी नहीं है उनके प्रत्याशी के आगे। और हर राजनीतिक दल की ये कोशिश होगी कि उनका नुमाइंदा जीत कर चंडीगढ़ पहुंचे और उस आंकड़े में हेरफेर हो। अब आपको तय करना है कि 3 तारीख को आप किसके पक्ष में जाते हैं, और 10 तारीख को जो परिणाम आएगा वो जनता टीवी सबसे पहले सबसे तेज आपके सामने रखेगा। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।